स्वागत दोस्तों, आगे चलो इस वीडियो के साथ सामने चलेंगे। सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रचार की जिम्मेदारी संभालने वाली है प्रियंका गांधी। बताएंगे बड़े रिपोर्ट में बड़ी जानकारी सामने आई है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके की स्ट्रेटजी पर काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने रायबरेली पहुंचकर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए, लेकिन भाजपा का मंत्री रोकने के लिए राहुल गांधी को पहुंचा था दोस्तों, लेकिन पूरा बीजेपी के नेता का अभियान ही फेल हो गया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में देश के अंदर होने वाला है एक और बड़ा आंदोलन दोस्तों। 2024 के चुनाव से पहले हुए उस तरीके के आंदोलन ने बीजेपी को 240 पर समेट दिया था। बताएंगे ये कौन सा नया आंदोलन है दोस्तों। इसी के साथ में पंजाब के लोगों को नाराज कर आए नरेंद्र मोदी। बताएंगे कैसे जमकर बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों में माहौल बनता जा रहा है दोस्तों। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट, जहां पर एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लगातार प्रेशर की राजनीति जारी है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों के साथ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही पूरा चुनाव लड़ा जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि 14 सितंबर तक ब्लॉक और जिला कमेटी के लोगों से नाम मांगे जाएंगे। यानी दोस्तों सीट बंटवारे को लेकर और किस किस को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, इसे लेकर जनता से खासकर जो कार्यकर्ता है उनसे पूछा जाएगा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक और जिला कमेटियों से इस बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। 16 तारीख को 16 सितंबर को पटना के अंदर प्रदेश चुनाव समिति यानी पीईसी की बैठक होने वाली है दोस्तों। इसके बाद 19 सितंबर को औपचारिक रूप से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। महागठबंधन में कोशिश किया जा रहा है कि सभी गठबंधन सहयोगियों को साथ में लेकर आगे बढ़े और कमजोर सीटों के बंटवारे का भी एक तरीके से संतुलन रखा जाए। कांग्रेस पार्टी के नेता और बिहार के प्रभारी कृष्णा लवरू की ओर से यह जानकारी दी गई है दोस्तों। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है वो और ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहजनक है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से दैनिक जागरण ने एक रिपोर्ट दी है दोस्तों। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से जानकारी मिली है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रमुख चेहरा बनाकर चुनावी अभियान को धार देगी कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सुरजेवाला, पवन खेड़ा, कुमारी सैलजा, जयराम रमेश के साथ साथ सचिन पायलट और भूपेश बघेल, डॉक्टर अखिलेश सिंह और सैयद नासिर हुसैन के साथ साथ दूसरे कई राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और कई प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं को चेहरा बनाया जाएगा दोस्तों। कुल मिलाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका होगी और प्रियंका गांधी दशहरे के बाद कांग्रेस पार्टी की बिहार में कमान संभालेंगी दोस्तों। यानी अब 20-25 दिनों की बात है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी फुल फ्लैश बिहार के कैंपेन में जा रही है और राहुल गांधी प्रियंका गांधी मुख्य चेहरा होंगे, जिसमें इस बार प्रियंका गांधी से भी काफी प्रचार कराया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही पूरा इलेक्शन होना चाहिए और अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा वाले कई दिनों से ढूंढ रहे थे कि आखिर राहुल गांधी कहां है। उनको जोरदार जवाब कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया है दोस्तों। जब राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली बीते दिन पहुंचे तो 2 दिनों के उनके कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर रखी थी। कांग्रेस पार्टी लोकसभा के अपने क्षेत्र में जनता से बातचीत करने के लिए, खासकर जो पार्टी के कार्यकर्ता है और बूथ लेवल के जो अधिकारी है उनसे बातचीत करने के लिए जा रहे थे दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी को हाईवे पर रोकने के लिए योगी सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता दिनेश प्रताप पहुंच जाते हैं अपने समर्थकों के साथ में और हाईवे को जाम करके राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश करते हैं दोस्तों। लेकिन 20 मिनट के बाद पूरा काफिला आगे की ओर बढ़ जाता है। राहुल गांधी के काफिले को केवल 20 मिनट इंतजार करना पड़ा दोस्तों और बीजेपी के मंत्री जो राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए हाईवे पर बैठकर बवाल काट रहे थे, बाद में उनको हाईवे से हटना पड़ा क्योंकि पुलिस ने हटाया। हालांकि पुलिस वालों को हिम्मत नहीं हो रही थी दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और पुलिस वाले भी सोच रहे थे कि आखिर मंत्री के कैसे जबरदस्ती किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी आ रहे थे तो रास्ता क्लीन करवाना था, तो जैसे तैसे बीजेपी के मंत्री को मनाकर वहां से हटाया गया दोस्तों और राहुल गांधी को ट्रैफिक में 20 मिनट इंतजार करना पड़ा दोस्तों। कुल मिलाकर ये लोग कोशिश कर रहे थे कि जैसे तैसे राहुल गांधी को रोका जाए, लेकिन राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ता चला गया दोस्तों और राहुल गांधी से माफी मांगने की बातें कर रहे थे। कहते राहुल गांधी वापस जाओ वापस जाओ। थोड़ी देर चिल्लाकर सारे लोग वहां से चले गए दोस्तों, यानी पुलिस ने हटवा दिया। तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी का विरोध करने के लिए भाजपा के मंत्री तक को आना पड़ रहा है और वो भी कुछ नहीं कर पा रहा, केवल 2-4 मिनट आकर यहाँ भाषणबाजी कर लेता है और नारेबाजी करके वहां से चला गया दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि रायबरेली कांग्रेस पार्टी का पुराना गढ़ है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के परिवार से जुड़ा हुआ संसदीय क्षेत्र है, इसीलिए राहुल गांधी को यहां आने से कोई नहीं रोक सकता, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रजापति समाज के सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज के लोगों की है, लेकिन ये बीजेपी आरएसएस के लोग नहीं चाहते कि ये लोग कभी आगे बढ़े। वे चाहते हैं कि दलित वहीं पर रहे, अंबानी जहां है वहीं पर रहे। प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बताते हैं लेकिन जातीय जनगणना पर कुछ नहीं बोलते। मैंने संसद में इस पर सवाल खड़ा किया तो 1.5 घंटे तक भाषण देते रहे, लेकिन जातीय जनगणना पर एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। इसके बाद
बाद राहुल गांधी ने रायबरेली के अंदर चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। दोस्तों उन्होंने चुनाव आयोग को तानाशाह बता दिया और भाजपा आरएसएस वाले ओबीसी समाज को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये शुरुआत है राहुल गांधी को रायबरेली में आने से रोकने वाले भाजपाइयों को अब सोचना चाहिए कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है और उनका जो मुद्दा है वोट चोर, गद्दी छोड़ और सामाजिक न्याय का, उससे लगातार उठाते रहेंगे। बीजेपी वालों को इन्हीं बातों से काफी दर्द होता है दोस्तों। वो सोचते हैं कि राहुल गांधी इन बातों को ना बोले, इसीलिए राहुल गांधी का विरोध कर देते हैं, लेकिन ये लगातार चलता रहेगा। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोस्तों एक बड़ा आंदोलन हुआ था लद्दाख के अंदर, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को लेकर पूरे देश भर के अंदर नाराजगी थी, क्योंकि बीजेपी पर आरोप लगा था कि उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों के साथ धोखा किया है, लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया है। और प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने उसका नेतृत्व किया था दोस्तों, और जोरदार प्रदर्शन किया था। और चाइना भारत के बॉर्डर के पास भारत की जमीन चाइना ने जो कब्जा किया है, वो लद्दाख के लोगों ने भी उस और संकेत देते हुए कई सारे आरोप लगाए थे दोस्तों। और चरवाहों की ओर से बताया गया था कि वो जहां तक पहले अपने मवेशियों को ले जाया करते थे चराने के लिए, भारत और चाइना के टेंशन के बाद वो वहां पर नहीं जा पा रहे हैं, यानी उस जमीन पर अब नहीं जा पा रहे हैं। उसके बाद लोगों ने बीजेपी सवाल पूछना शुरू कर दिया था दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई थी। और इसके बाद अब फिर से ये मुद्दा सबके सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लेह के एपेक्स बॉडी के साथ मिलकर ऐलान कर रहे हैं कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कराने और राज्य का दर्जा देने की मांगों को लेकर लेह में 35 दिनों के भूख हड़ताल की शुरुआत की जाएगी। एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद वांगचुक ने कहा कि उन्होंने बुधवार को एक और अनशन शुरू करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उनकी मांगों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले 2 महीने में कोई बैठक नहीं की है। यानी पूरी तरीके से दोस्तों जलवायु कार्यकर्ता और लद्दाख के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उनके जो असली मुद्दे हैं उस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा, इसीलिए सोनम वांगचुक अब मैदान में उतरे हुए हैं और 35 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल जारी रहेगी। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी को लेकर चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो या पूरब हो या पश्चिम हो, हर जगह कुछ ना कुछ इतने बड़े आंदोलन चल रहे हैं दोस्तों, जिसे गोदी मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन वहां के स्थानीय लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आप भी लद्दाख में सोनम वांगचुक के द्वारा किए जा रहे विरोध का समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी से लोगों ने कहा कि वो पंजाब, हरियाणा और अलग अलग क्षेत्रों में आए बाढ़ वाले राज्यों के अंदर क्यों नहीं जा रहे। तब जाकर नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश जाते हैं लोगों से मुलाकात करने के लिए दोस्तों, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के लिए एयर सर्वे करके आते हैं और पंजाब के अंदर भी एयर सर्वे करके आते हैं दोस्तों। लेकिन पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम संगठनों की ओर से डिमांड की गई थी कि बीजेपी की केंद्र सरकार को पंजाब का पैसा देना चाहिए, पंजाब के लोगों को जो नुकसान बाढ़ के अंदर हुआ है उसका भरपाई करने के लिए राहत पैकेज देना चाहिए। और बीजेपी की सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान तो किया दोस्तों, लेकिन राहत पैकेज इतना कम दिया गया है जिसे लेकर नाराजगी पंजाब में देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश के अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा वड़िंग कहते हैं कि पूरे समुद्र के अंदर एक छोटे से बूंद की तरह यह पैसा दिया गया है, यानी बीजेपी की सरकार ने मात्र 1600 करोड़ रुपए बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दिए हैं दोस्तों, जबकि 11-12 हजार करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे, यानी 15-20% के आसपास पैसा दिया गया है। इस पर अरविंदर सिंह राजा वड़िंग कहते हैं कि जैसा हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा डालना, उस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने मात्र 1600 करोड़ देकर पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया है। पंजाब के लोगों को जो नुकसान हुआ है उसके साथ मजाक उड़ाया जा रहा है, उसका भद्दा मजाक किया जा रहा है। अरविंदर सिंह राजा वड़िंग कहते हैं कि पंजाब के लोग इससे अपमानित महसूस कर रहे हैं और मात्र 1600 करोड़ रुपए देकर केवल मूंगफली देकर मजाक उड़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सारी पार्टियां बीजेपी के द्वारा दिए गए ये छोटे से राहत पैकेज को लेकर नाराज है। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव की हलचलें तेज हो गई है दोस्तों। एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच में सीटों के हिस्सेदारी पर होमवर्क चल रहा है। इस होमवर्क के अनेक सतह सामने आ रहे हैं दोस्तों, यानी अलग अलग सतह पर यह बातचीत चल रही है। ऊपरी सतह पर सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन जब अंदर जाते हैं बातचीत को लेकर थोड़ा सा ट्रेस करने की कोशिश की जाती है दोस्तों, तो बहुत सारी खबरें सामने आती है। पता चलता है कि कहीं ना कहीं अंदर में कई सारे मामले को लेकर विवाद चल रहा है, अलग अलग सीटों को लेकर चर्चाएं काफी गहमा गहमी जैसी हो गई है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के अंदर चिराग पासवान की लोजपा
रामविलास और दूसरी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो पार्टी इस बार एनडीए गठबंधन के साथ में है दोस्तों, यानी एक्स्ट्रा सीटों को लेकर अभी चर्चाएं चल रही है और चिराग पासवान और रालोमो पार्टी को साथ में जोड़े रखना भी एक चुनौती बन रही है। चिराग पासवान की पार्टी को लेकर मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वो लोग 40 से नीचे समझौता करने को तैयार नहीं है, और क्योंकि उनको पता है कि उनके पास 6 से 8% या कभी कभी 10% के आसपास भी वोट शेयर होता है, तो वो किसी भी बात पर समझौता नहीं करना चाहते हैं। यानी अगर 240 सीटें हैं तो उसमें से कम 40 सीटें लड़ने के लिए तो मिलनी चाहिए चिराग पासवान को। ये एक सिंपल सी डिमांड है दोस्तों। हालांकि चिराग पासवान को उनकी पार्टी को बीजेपी और इंडिया अलायंस 40 सीटें देने को तैयार नहीं है। पिछली बार जब 2020 के इलेक्शन हुए थे तब बीजेपी ने लोजपा को 27 सीटें देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन लोजपा ने उस वक्त 27 सीटों पर इनकार करते हुए कहा था कि वो 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और 40 नहीं मिलने के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लोजपा पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी दोस्तों। यानी फिर से लोजपा पार्टी को बीजेपी केवल 20 या 22 सीटें देने को तैयार है, तो और कम सीटें हो रही है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एडजस्ट करना है, तो इसीलिए चिराग पासवान के पास कोई विकल्प नहीं है। वो 2020 के रास्ते पर जाएंगे तभी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, वरना एनडीए गठबंधन में उनको 20-22 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। पिछली बार तो 27 सीटों पर भाग गए थे, इस बार 22-23 सीटें मिलेगी, तो क्या वो रुकेंगे? ये एक और बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक मजिंदर सिंह लालपुरा को 2013 में दलित लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराया गया दोस्तों, हिरासत में ले लिया गया। सजा पर फैसला 12 सितंबर को सामने आएगा। हाल ही के हफ्तों में गिरफ्तार होने वाले तीसरे आम आदमी पार्टी के विधायक बन गए हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री अमन अरोड़ा की गाड़ी को सीएम निवास में घुसने नहीं दिया गया। दिल्ली बनाम पंजाब कैंप की राजनीति लगातार पंजाब के अंदर जारी है दोस्तों, यानी दिल्ली के अंदर जो बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता बेरोजगार हो गए हैं, वे सारे के सारे अब पंजाब में जाकर अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ में कई सारे लोग पहुंचे हैं दोस्तों, जिन्हें पंजाब में सेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां के पंजाब के स्थानीय आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को लेकर काफी नाराज है, और इसीलिए रस्साकसी दोनों गुटों के बीच में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार ये 3 मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायकों पर पुलिस और कानूनी एक्शन बढ़ा है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला एक्शन हरमीत सिंह पठान माजरा को लेकर हुआ था, जहां पर गिरफ्तारी पर इतना ड्रामा हुआ दोस्तों, पुलिस से बचने को लेकर भागते दिखाई दिए। यानी ये सारे ऐसे विधायक है दोस्तों जिनका पंजाब के अंदर दबदबा है और पंजाब गुट के नेता माने जाते हैं। यानी ये वे सारे विधायक है दोस्तों जो अपने मुख्यमंत्री के साथ मजबूती से खड़े हैं, और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली के कुछ नेताओं को पंजाब में सेट किया जाए। इसका विरोध अंदर से लगातार पार्टी में जारी है। अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके की गुटबाजी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है, ये अच्छा मौका है कांग्रेस पार्टी के पास पंजाब में वापसी करने का, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा तमाम तरीके की कोशिशें इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जैसे तैसे गौरव गोगोई को गिरफ्तार करवाया जाए। दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पिछले 6 महीने से 10 सितंबर तक गौरव गोगोई को गिरफ्तार करने का चैलेंज दे रहे थे, यानी कह रहे थे कि 10 सितंबर तक गिरफ्तार हो जाएंगे, 6 महीने में गिरफ्तार हो जाएंगे, और 6 महीने पूरे होने को है, यानी बीते दिन 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गौरव गोगोई को गिरफ्तार नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी की असम की पुलिस दोस्तों, क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा जो बीजेपी के बड़बोले नेता है, उल्टे सीधा बयान देते रहते हैं, वो दावा कर रहे थे कि हम जल्द गिरफ्तारी करवाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि ये केवल ढकोसलेबाजी है और कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई जो एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को असम के अंदर दे रहे हैं, उनको बदनाम करने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, लेकिन बीजेपी के लोग जितना चाहे उतना गौरव गोगोई को बदनाम करने की कोशिश करते रहे। अंततोगत्वा गौरव गोगोई असम के अंदर बीजेपी की सरकार को हटाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे, जैसा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी अपने खिलाफ तमाम तरीके के षड्यंत्र से पार पाते हुए चुनाव जीता था दोस्तों, और हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया था। इसके बावजूद टिक नहीं पाए थे गौरव गोगोई के सामने, और विधानसभा चुनाव क्योंकि 2026 में कुछ महीनों के बाद होने वाला है, तो इसीलिए गौरव गोगोई को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पता है कि गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी का पूरे चुनावी प्रकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चेहरा होने वाले हैं। तो ऐसे में उन्हीं को बदनाम कर दिया जाए, ताकि चुनाव के दौरान जो चेहरा होगा कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई वर्सेस बीजेपी की ओर से हिमंत बिस्वा शर्मा, तो लोगों के मन में एक भ्रम हो जाए कि गौरव गोगोई असम की सत्ता नहीं चला पाएंगे, और इसीलिए भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार अभी घोषणा सरकार बन चुकी है दोस्तों। हर 2, 4, 5 मिनट पर कुछ ना कुछ खबर बिहार से ये सामने आती रहती है कि इन्हें लेकर ये घोषणा कर दी, उन्हें लेकर ये घोषणा कर दी, घोषणा ही घोषणा चल रही है। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय को बढ़ाने का फैसला लेते हुए ऐलान करते हुए आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 2000 रुपए, जबकि आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में 1500 रुपए की वृद्धि का ऐलान किया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को खुद सोशल मीडिया के माध्यम
से दी है दोस्तों नीतीश कुमार। इस तरीके के मानदेय लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इतने सालों से लगातार लोग संघर्ष कर रहे थे, तब उनकी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन अब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो एक के बाद एक घोषणाएं चल रही है दोस्तों। कभी आयोग बनाते हैं, कभी मानदेय बढ़ा देते हैं और छोटे मोटे प्रयास कर रहे हैं ताकि जो वोट है उन्हें डिवाइड ना होने दिया जाए, यानी जनता में जो नाराजगी है उसे दूर किया जाए कि नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है तो कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तो उन्होंने केवल घोषणा की है, चुनाव के बाद क्या ये घोषणा मेंटेन रहेगी? अगर बीजेपी गलती से जीत गई, एनडीए गठबंधन जीत गया, तो सवाल तो घूम फिर कर दोस्तों वही है, क्योंकि बिहार का बजट वही है जो पहले था। तो आखिर नीतीश कुमार के पास बजट में पैसा कहां से आने लगा कि वो पैसा बांटने लगे? सवाल तो बनता ही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये केवल चुनावी जुमलेबाजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तेलंगाना प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर पहुंच गया है, यानी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा है। 5 साल में पहली बार तेलंगाना ने कर्नाटका और हरियाणा को पीछे छोड़ते हुए 3,87,000 की पीसीआई यानी प्रति व्यक्ति आय, जिसे पर कैपिटा इनकम बोला जाता है, वहां तक पहुंच गए हैं दोस्तों। कृषि उद्योग सेवाओं में वृद्धि देखने को मिली है, यानी अलग अलग सेक्टर के अंदर एक बड़ा इजाफा हुआ है लोगों के कमाई में, जिसके कारण जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की सरकार इस पूरे मामले पर अब तारीफ के योग्य बन गई है दोस्तों। उनकी तारीफ होनी चाहिए कि जिस तरीके से पर कैपिटा इनकम बढ़ाया जा रहा है, लोगों को जबरदस्त तरीके का फायदा मिल रहा है दोस्तों। मोदी सरकार के हमलों के बावजूद कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर आर्थिक बढ़ोतरी इस बात के संकेत है कि कांग्रेस पार्टी राज्य के लिए अच्छा काम कर रही है। कर्नाटका और तेलंगाना ने नया एग्जाम्पल सेट किया है। अगर आप भी मानते हैं कि ये जो आंकड़े सामने आए हैं पर कैपिटा इनकम के बढ़ने के, इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का गवर्नेंस का मॉडल काफी अच्छा काम कर रहा है। और अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के लोगों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में बेगूसराय के बछवाड़ा के अंदर प्रशांत किशोर एक सभा करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। जनसुराज पार्टी की ओर से तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि उनको भारी समर्थन मिल रहा है। प्रशांत किशोर की रैली में भीड़ देखने को तो मिल रही है दोस्तों, लेकिन क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार में अमूमन रैलियों में भीड़ देखने को मिल जाती है, लेकिन जब बाद में इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो आंकड़ा कुछ और होता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि बिहार के अंदर ये जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी है, उसकी क्या भूमिका है दोस्तों? क्या वो इस भूमिका में है कि कुछ बड़ा कर पाए, या फिर केवल एक तरीके से दिखाने वाली बातें हैं कि बहुत बड़ी भीड़ है लेकिन होगा कुछ नहीं? आप इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू और कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक के गिरफ्तारी के बाद उनके पिता ने कार्रवाई को गलत बताया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के डोडा से विधायक है महराज मलिक। उनके पिता समस्त मलिक ने बुधवार को कहा कि बीजेपी का काम केवल लोगों को दबाना है, जहां जहां उनकी सत्ता है वहां नागरिकों को चुप करा दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में भी इससे अलग नहीं है कुछ भी। मेरे बेटे महराज मलिक को बेगुनाह होने के बावजूद निशाना बनाकर जेल में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि बेटे की गिरफ्तारी की वैधता का फैसला अब अदालत करेगी, तब तक जम्मू कश्मीर के लोग शांति बनाए रखे, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराए। इधर डोडा में तनाव की स्थिति को देखते हुए बीएनएस की धारा 163 जिसे आईपीसी 144 बोला जाता है दोस्तों, वो लागू कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी इसे लेकर नाराजगी जताई है कि इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि यह कार्रवाई गलत तरीके से की गई है, लेकिन क्योंकि उनके पास पुलिस नहीं है तो वो एक्शन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, यानी जो पुलिस एक्शन हुआ है उस पर अपने हिसाब से कोई फैसला नहीं ले सकते। उमर अब्दुल्ला ने कई बार बोला है कि राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए ताकि पुलिस व्यवस्था सरकार के अंतर्गत आ जाए, यानी उमर अब्दुल्ला के अंतर्गत आ जाए दोस्तों, और उसके बाद जिम्मेदारी बनती है किसी भी तरीके के एक्शन लेने पर। लेकिन अभी गवर्नर अपने हिसाब से पुलिस एक्शन करवा रहे हैं, और ये जो गिरफ्तारी हुई है आम आदमी पार्टी के विधायक की कारण आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर के कहने पर ही हुआ होगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नेपाल में जोरदार तरीके का आंदोलन हुआ दोस्तों, और कारण यह था कि नेपाल के अंदर भारी संख्या में लूट चल रही थी, करप्शन था, और जहां तहां नेता लोगों को लूट रहे थे। बेरोजगारी से लेकर पेपर लीक के भी कई मामले सामने आ रहे थे दोस्तों, और यही बड़ी बात थी जिसके कारण बड़ी संख्या में नेपाल के छात्र मैदान में उतरे और रोजगार समेत अन्य मुद्दे को लेकर अपनी सरकार को घेरा, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर भागना तक पड़ा दोस्तों। लेकिन अब भारत के मीडिया के द्वारा जिस तरीके से कवरेज किया जा रहा है उसे लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया है दोस्तों। भारत के न्यूज चैनल जिसमें न्यूज नेशन पर एक शो किया गया, इस शो में जो टेम्पलेट इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, उसमें टेम्पलेट के ऊपर लिखा हुआ है कि नेपाल में भी कमल खिलाने की है तैयारी, यानी नेपाल में बीजेपी की सरकार बनाने के दावे चल रहे हैं। यानी भारत का गोदी मीडिया किस स्तर पर है दोस्तों, इसकी ये जीते जागता उदाहरण है। हालांकि 2 साल पुराना थंबनेल है, लेकिन फिर भी नेपाल की स्थिति को लेकर और उस मामले को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे भारत के अंदर केवल बीजेपी का गुणगान गाया जाता है दोस्तों। और नेपाल में जब विरोध हुआ तो गोदी मीडिया के दफ्तरों में भी आग लगा दी गई। इससे कई लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि उनको जनता के हित में
पत्रकारिता करनी चाहिए, ना कि कुछ लोगों के लिए, कुछ पार्टी के लिए काम करना चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।